बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं। मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में। यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फोर्स पहुँची है, और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकलकर यहाँ पहुंची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में। यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवीर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी एवॉक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायदा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मंसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से एक तरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से राब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं देते।
तो खबर ये है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा रजीम को, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पे शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने के लिए खुद पाकिस्तान आएगा। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है। ये जनाब अली दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। और इससे पहले जो है वो इसी किस्म की बातें की गई थी जेडी वेंस के हवाले से भी, जब वो दूसरी मरतबा आना चाह रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। बहरहाल अब वहाँ पे देखें ना, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद हैं। जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है। और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है, और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, और हालात इनके ये हो गए कि छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक खबर देता हूँ। मैं खुद भी ये खबर सुन के मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ये किस लेवल पे पहुँच गए हैं। खबर ये बताती है कि एक साहब है, उन्होंने बेचारे ने एक मजाक कर दिया, यानी तरनौल फाटक भी आपने हुरमुज बना हुआ है, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी कि ना ये फाटक खुलता है तो ना आपने हुरमुज खुलती है। अब एक बेचारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने ये बेचारे ने पोस्ट कर दी। अब पुलिस ने उसको जाके गिरफ्तार कर दिया कि जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। वकील साहब है राजा इमरान साहब, वो कहते हैं कि इनके प्रोफेशन में या उनके पूरे करियर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई हो और उसके खिलाफ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 144 तो ये होता है ना कि आप हजूम इकट्ठा कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कहते हैं जी सूरत हाल बड़ी नाजुक है, लिहाजा दफ़ा 144 हमने लगाई हुई है। तो ठीक है, आपने दफ़ा 144 लगाई हुई है, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक आदमी ने पोस्ट की तो इसके ऊपर कह रहे हैं दफ़ा 144 की इसने खिलाफ वर्जी कर दी। ये वकील साहब कहते हैं कि मेरे तो अपने करियर में पहली दफ़ा मैंने ऐसी चीज़ देखी है, और वो भी बेचारे ने मजाक किया था। यानी तंज़ो मज़ाक भी अब आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, कोई शहरी कोई मीम भी नहीं बना सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत को बुरा लग जाएगा, हुकूमत पकड़ के बंदा अंदर कर देगी। तो अब ये जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई और बंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नादरीन, ये मज़ाहिया पोस्ट वाला मामला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम आ गए हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, यानी हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया। वो नेट मीटरिंग वाला जो था, उनके मीटरों के ऊपर एक उनको बिल आता था, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने। ये 1000 रुपया होता था, अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं, कहीं पे ये 3000 से ज़ायद है, कहीं ये 4000 से ज़ायद है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम अब 4-4 गुना मीटरों के किराए आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहाँ पे? ये बिजली बना के सरकार को बेचते हैं, और ये तो हिस्सा डाल रहे थे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, बिजली बनाकर बेच रहे थे, इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। अब बजाय इसके कि सरकार इनको ऑनर करती, इनको कोई बेनिफिट देती, जैसा कि सरकार ने इनसे वादा किया था, सरकार इनसे तारों के और मीटरों के पैसे ले रही है और हर महीने किराए के तौर पे ले रही है, और उन चीज़ों का किराया ले रही है जो इन्होंने खरीद कर लगाई हैं। यानी इन्होंने पैसा जमा करवाया ठीक ठाक, उनकी गारंटियां जमा करवाई हुई है इन्होंने। तो अब फर्ज करें अगर सोलर टैक्स जो हुकूमत लगाने जा रही है या जो कुछ भी हुकूमत कर रही है सोलर टैक्स के नाम के ऊपर, अगर कोई आदमी नहीं देता तो हुकूमत क्या करेगी? लोग सवाल पूछते हैं ना, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के लोग आएंगे, घर से आगे सारे सोलर खोलेंगे, उतारेंगे, गाड़ियों में रख के साथ ले जाएंगे, ये करेंगे? या सूरज के ऊपर कपड़ा डाल के उसको अंधेरा कर देंगे, जनाब सूरज की रोशनी आपके लिए बंद हो गई है, क्या करेंगे? मसनूई बादल बनाएंगे, बना के लाके सूरज के आगे खड़े कर देंगे, किस तरह करेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब है। या तो आप मुल्क के अंदर पूरी बिजली दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो, तो फिर आप ये कहें जनाब आप अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बिजली पैदा करेंगे तो आप हमारी बिजली नहीं खरीदेंगे, हमने आपके लिए इजाफी बिजली बनाई हुई है और बहुत सस्ती बिजली हम आपको दे रहे हैं। या तो आप ये कर रहे होते, बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है, और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो सोलर लगाएं। कई लोग तो बेचारे ऐसे ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं,
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے, اپنا قیمتی سامان بیچ کے, انہوں نے سولر لگائے اپنی چھتوں کے اوپر کہ چلو بلوں سے تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی, کہ ہمیں بل نہیں دینے پڑیں گے. وہ 25-30 سال کا ایک فارمولا ہمارے پاس آ گیا, ہم بل نہیں دیں گے اور اس کو مینٹین کر کے ایک نئے طریقے سے چلیں گے. وہ بیچارے جن غریبوں نے لگائے ہوئے تھے ان کے سارے ارمان توڑ دیے, ان کی جمع پونجی بھی خرچ کروا دی سولر کے اوپر, اور اب انہیں ڈبل پیسہ پڑ رہا ہے. سولر پہ الگ پڑ گیا, سرکار الگ سے ان کی جیب کاٹنے کے لیے آ گئی ہے. گندم کی خریداری کا وقت آ گیا, نجی کمپنیاں کچھ خریداری کے لیے سامنے آئی ہیں, مگر ابھی تک کی جو کارروائی ڈالی جا رہی ہے نا, میری کچھ کسانوں سے بات ہوئی ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور مافیا مل کر کسان کی کمر توڑنے والے ہیں. یہ میں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں, میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ یہ کسان کو بہت بڑا ڈیمیج کرنے والے ہیں, اور پچھلے سال انہوں نے کسان کو ڈیمیج کر دیا تھا. اس سال کسان بڑی مشکل سے کھڑا ہوا ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے اس کی جمع پونجی پہلے ہی ضائع ہو گئی تھی, اور بڑی مشکلوں سے قرضے پکڑ کے ادھار لے کے کسان نے اپنی گندم لگائی ہوئی ہے, اور اب اس کو لوٹ مار کرنے کا جو ٹائم آ گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کسان کی کمر توڑ دیں گے مافیا اور حکومت مل کے. مگر اپوزیشن اس ساری صورتحال میں غائب ہے. بجلی کے خوفناک بلوں کا معاملہ آیا, اپوزیشن غائب. سولر کے اوپر ٹیکس لگانے کا معاملہ آیا, اپوزیشن غائب. گیس کے بلوں پر اپوزیشن غائب, بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اپوزیشن غائب, پیٹرول کی قیمتوں پر اپوزیشن غائب, اسلام آباد راولپنڈی کی بندش اپوزیشن غائب. درجنوں شہری احتجاج کے دوران چوتھی مرتبہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں شہید ہو گئے, اپوزیشن غائب. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آخری احتجاج عمران خان کی فیملی کے خلاف کیا تھا, مجھے جہاں تک یاد ہے. یعنی عمران خان کی فیملی یہ کیوں کرتی ہے, وہ کیوں کرتی ہے, آخری احتجاج انہی کے خلاف دیکھا ہے میں نے. اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی علم نہیں وہ کدھر گئی. ایک عمران خان نے حکم دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے, تو اسٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر جا کے تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہ بھی غائب ہو گئی ہے.